सारा कि भाई सरकार बनाने के लिए तो महाराष्ट्र में 288 में से कितनी होनी चाहिए, 145 होनी चाहिए। अब ये ले आए 220, तो क्या हो जाएगा, प्रचंड बहुमत हो जाएगा। जैसे यूपी में 403 सीटें हैं, बीजेपी शायद 300 प्लस सीट लेके आई थी 2017 में, तो ये क्या था, प्रचंड बहुमत। जीतने के लिए 204 ही चाहिए, लेकिन इसका अपने कोई एग्जाम से कोई मतलब नहीं है प्रचंड बहुमत का। चलो ठीक है। हाँ, राज्यसभा पढ़ रहे थे, बताइएगा। ये लिख लिया था आपने ना? देखो, हम पढ़ रहे थे संघ की विधायिका। संघ की क्या पढ़ रहे थे, विधायिका, लेजिस्लेटिव। ठीक है, संघ की विधायिका। और जो संघ की विधायिका है उसके अंदर आर्टिकल 79 में क्या दे रखा है, संसद। संसद के कितने अंग होते हैं, 3। कौन कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और आर्टिकल 80 में क्या दे रखा है, राज्यसभा। 80 में दे रखा है राज्यसभा। अब राज्यसभा में सबसे पहले तो राज्यसभा का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट कब बदला था, 1954 में बदला था। ठीक है, मई में बदल दिया था, 1954 में बदल के राज्यसभा कर दिया। इसके अन्य नाम भी है, प्रबुद्ध सदन, द्वितीय चैम्बर, स्थायी सदन, ये सब। उसके बाद में इसमें सदस्य संख्या, तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250। वर्तमान में 245। 12 मनोनीत होंगे, बाकी 238 क्या होंगे, निर्वाचित। इसमें 233 और 12। अभी 233 में राज्य भी है और यूटी भी है। ठीक है, यूटी को जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी, सिर्फ इन्हीं को प्रतिनिधित्व दिया रहा है। जम्मू कश्मीर वाले को 4 1। ठीक है, उसके बाद में खूब सारे राज्य ऐसे हैं जिनको बराबर, मतलब सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है। अगर अपन देखें कि भाई यूटी जो है, उनमें 5 यूटी ऐसे हैं जिनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया हुआ है। अब ये इसमें विशुद्ध रूप से प्रतिनिधित्व किसके आधार पर मिला हुआ है, संख्या, जनसंख्या के आधार पे मिला हुआ है, पॉपुलेशन के बेसिस पे मिला हुआ है। और भारत के अंदर जनसंख्या सब जगह अनइवन है। और राज्यसभा सीटों का आवंटन किस में दे रखा है, चौथी अनुसूची में दे रखा है। किसमें दे रखा है, चौथी अनुसूची। ठीक है, तो इसके आधार पर अगर अपन कहें कि भाई प्रतिनिधित्व, ये हमारे संघीय ढांचे का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन यूएसए जैसा नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं होकर के प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर। अब जनसंख्या के आधार पर यूपी को सबसे ज्यादा 31, राजस्थान का याद रखना है तो 10, उसके बाद में 1 वाले कितने हैं, 8 है। पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट है, किसको छोड़ के, असम की जगह गोवा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में आपके 2 वाला कोई नहीं है, 3 वाले यूके और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये देखा था। अब इसके बाद में देखते हैं कि राज्यसभा के अंदर क्या निर्वाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो निर्वाचन, इलेक्शन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष। कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट का मतलब है जिसके अंदर जनता डायरेक्टली वोट नहीं दे रही है, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं। तो इनका निर्वाचक मंडल कौन होता है, इनका निर्वाचक इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आता है, तो राज्य के सभी एमएलए, राज्य के एमएलए कौन से, इलेक्टेड, निर्वाचित एमएलए। ठीक है, अब वैसे मनोनीत एमपी एमएलए जम्मू कश्मीर में, अरे आवाज बढ़ा दो ब्रिजमोहन जी। ठीक है, अब निर्वाचित ही हैं सब जगह एमएलए, एक जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। जम्मू कश्मीर में मनोनीत भी आ गए हैं। ठीक है, पहले तो थे नहीं, पहले आंग्ल भारतीय हुआ करते थे, उनका तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, निर्वाचक मंडल में सारे के सारे राज्यों के एमएलए। ठीक है, इसके बाद में फिर आता है निर्वाचन पद्धति। अब पद्धति क्या है, तो सेम राष्ट्रपति वाली क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अब पद्धति के अंदर बेसिकली क्या होता है आपके, वही है, वापस लिखा में n छोटा n प्लस 1 प्लस 1, ये क्या है, कुल मत, ये क्या है, कुल पद, बस यही है। अब इसके अंदर 50% प्लस 1 चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है 50% प्लस 1, क्योंकि जैसे राजस्थान के अंदर 10 सीटें, कितनी है, 10 सीटें। अब मान लो 10 पर जब पहली बार चुनाव हुआ, ठीक है, या फिर आप मान लो 10 की 10 पे तो एक साथ चुनाव होता नहीं, क्योंकि ये स्थायी सदन है और यहाँ पे इसका खुद का कोई कार्यकाल नहीं है,
इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अब सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तो हर 6 वर्ष पे रिटायर होते रहते हैं। सबसे पहले 1952 में बनी थी। कब बनी थी? 1952 में। उसके बाद में इसका फॉर्मूला समझा दूंगा मैं। 1958 तक। कब तक रहेंगे? ठीक है। उसके बाद 58 से 1964। तो इससे गड़बड़ हो जाती। गड़बड़ क्या हो जाती कि यहाँ पे आए और 6 के 6 सारे के सारे रिटायर कब होंगे? एक साथ ही होंगे 6 साल का कार्यकाल पूरा करके। तो फिर भंग हो गया। अरे क्या क्या कहा जाता है? हर 2 साल पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। अब यहाँ तो पहली बार तो सारे सारे एक साथ ही आए ना, कहाँ से रिटायर करोगे आप? तो पहले 2 साल पर रिटायर किया गया 1954 में। 1/3 सदस्यों जबरन क्या किया गया? रिटायर। कि तुम्हारा तो कार्यकाल कितना था? 2 साल ही था। तो किसको रिटायर करा? कैसे रिटायर करा? लॉटरी निकाल के। क्या निकालती? लॉटरी। पर्चियां निकाली, जिस जिसके नाम की पर्ची निकल गई उनको घर भेज दिया। तो फिर 2 और फिर यहाँ पे नए चुनाव करा लिए 54 में। अब ये 54 वाले कब रिटायर होंगे? 60 में। यहाँ फिर लॉटरी निकाल ली एक बार 1956 में। जो बचे हुए 2/3 थे ना, उनमें से 1/3 को रिटायर कर दिया और फिर ये यहाँ पे हो ही गए और फिर साइकिल चल गई। अब आराम से हर 2-2 साल पे 1/3 सदस्य क्या होते रहते हैं? रिटायर होते रहते हैं और नए आते रहते हैं। अब देखो, अब ये है चुनाव पद्धति। ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अब मान लो राजस्थान में 4 सीटों पे चुनाव है। 10 सीटें है ना राजस्थान में। कितने पे चुनाव मान लेते हैं अपन? 4 पे। n छोटा n प्लस 1 प्लस 1 बड़ा n क्या है? कुल मत। कुल मत कितने हैं राजस्थान में? कुल मत कितने हैं? 200 MLA हैं तो 200 मत होंगे ना। मत ये दे सकते हैं 200। कुल पद कितने पे चुनाव होने? 4 प्लस 1 प्लस 1 5 हो गई ये 40। एक जने को जीतने के लिए 41 मत चाहिए। एक जने को जीतने के लिए कितने चाहिए? 41 मत चाहिए। अब 41 मत चाहिए तो आप देख लो फिर क्या होगा। बीजेपी के पास 115 सीट है, कांग्रेस के पास 73 है। ठीक है, 2 हो गई, 3 4 एक बार मान लेते हैं। उसके बाद में अन्य कितनी बच गई सीटें? ये 115 70 करो 8 8 8 12 कितनी बच गई? 12। अन्य की 12। अब देखो, एक सीट जीतने के लिए कितने चाहिए? 41। प्रथम वरीयता के 41 वोट होने चाहिए। कब जीतेगा कोई व्यक्ति? जब उसे फर्स्ट प्रेफरेंस के कितने वोट मिलेंगे? 41 वोट मिलेंगे। ठीक है। वरीयता पता ही है ना कि मैं चाहता हूं ये पहले बने उस तरीके से। तो प्रथम वरीयता के कितने वोट चाहिए एक को जीतने के लिए? 41 वोट चाहिए। अब बीजेपी ने 41 41 और 41 123 होते हैं, लेकिन कितने कम पड़ रहे हैं आखिरी वाले में? 8। 115 है ना? 115 थे, 13 थे, 15। हाँ, 115 है तो कितने कम पड़ गए? पहले वाले को तो दिला दिए पहले 41, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले को 41 और तीसरे वाले के लिए 41 है क्या? नहीं है। कितने कम पड़े? 8। अब बीजेपी पहला, कांग्रेस पहला जिता लेगी 41 पर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कांग्रेस को अगले 41 में कितने कम पड़ गए? इनके 9 कम पड़ गए। कितने कम पड़ रहे हैं? 9। बीजेपी कितने कम पड़ रहे हैं? 8। यानी कि ये अपनी बीजेपी 2 सीट आसानी से जीत सकती है, कांग्रेस 1 जीत सकती है। टोटल मतदान कितनों पे हो रहा है? 4। कौन सी चीज सीट फंस गई? चौथी। अब खरीद फरोख्त होती है। अब क्या होती है? अब बोली किसकी लगेगी? निर्दलियों की। ये निर्दलीय किसके पक्ष में जाते हैं? ठीक है, ऐसे होता है चुनाव। कई बार राज्यसभा का चुनाव फंसता है ना, ऐसे। अब एक ही सीट पे मतदान है मान लो, जैसे अभी ये किरोड़ लाल जी ने इस्तीफा दिया था, रवनीत सिंह बिट्टू गए हैं इस पे। तो एक ही सीट पे चुनाव था, तो एक पे था 200 बटे 1 प्लस 1 प्लस 1 2 है 101 पे मामला खत्म। बीजेपी के पास 101 है, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा। ठीक है, ये यहाँ पे खेल होता है। अब मान लो 5 सीटों पर चुनाव हो। कितने पर चुनाव हो? 5। राजस्थान पे कितने पे चुनाव हो रहे हैं? 5। 5 पे कर लो, 3 पे कर लो चुनाव।
ठीक है, 3 + 1 4 हो गया, कट गया, 4 से काटेंगे तो 50, ठीक है, 4 से काट दिया तो 50, कितने 3 है। बीजेपी अपने 2 आराम से जिता लेगी, कांग्रेस अपना 1 जिता लेगी, कोई झंझट नहीं हो, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरीके से वोटिंग होती है। अब इसमें भी एक तरीके का गुप्त मतदान है, विप जारी नहीं होती है। इसमें क्या है, विप जारी नहीं होती, लेकिन इसमें समस्या अलग है। इसमें विप तो जारी नहीं होती, लेकिन दिखा के मतदान करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, दिखा के मतदान करना पड़ता है। सबको नहीं दिखाना पड़ता, अपनी पार्टी के एक एजेंट को दिखाना पड़ता है। कभी दिखा दो चाहे मत दिखाओ, एक प्रकार का गुप्त मतदान है, लेकिन खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया। अब होता क्या बताता हूँ। 2017 की बात है, गुजरात के अंदर किसका चुनाव था, ये राज्यसभा का, राज्यसभा का चुनाव था। अहमद पटेल का नाम सुना है किसी ने, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, अब तो नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। उनका चुनाव था और अमित शाह इनके, यूं गुजरात है भाई था, तो गुजरात में इनके आपसी विवाद भयंकर रूप से थे। अहमद पटेल का चुनाव था, ठीक है, और नेक टू नेक फाइट थी, मतलब एक एक दो दो वोट फंस रहे थे, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जैसे चुनाव का बक्सा पड़ा है, बैलेट बॉक्स से मतदान होता है, प्रेफरेंस ठप्पा लगा के डालनी होती है। बैलेट बॉक्स, ये बैलेट बॉक्स पड़ा है, ठीक है, यहाँ से सामने से व्यक्ति आएगा, बैलेट बॉक्स में मतदान करेगा और वापस चला जाएगा। इधर मान लो बीजेपी वाला बैठा है, इधर कांग्रेस वाला बैठा है, एक एक एजेंट बैठते हैं बस, एक बीजेपी का बैठा है, एक कांग्रेस का। अब मान लो कांग्रेस का एमएलए आया तो पर्ची भरेगा, पर्ची भर के किसको दिखाएगा, कांग्रेस वाला दिखाएगा, उसको दिखाई और इसमें डाल दी, बस इस तरीके से मतदान चल रहा था। अब क्या हुआ कि कोई निर्दलीय कांग्रेस के अति उत्साही 2 लोग थे। अब बताइए, इसमें गांधीवादी नीतियां खूब काम करती है। अरे गांधीवादी नीतियां समझते हो ना तुम, हाँ, तो गांधीवादी नीतियां काम करती है, तो किसी ने अमित शाह से गांधीवादी नीतियों का प्रयोग कर रखा होगा, 2 जनों ने। तो वो आए और अमित शाह उधर कोने में बैठा, ठीक है, अमित शाह उधर बैठे, तो फिर आया, थप्पा लगाया, उसने कहा कि इसको तो दिखा दिया, लेकिन मोटा भाई को भी दिखा दूं कि भाई नीतियां परफेक्ट काम कर रही है। तो इसने घूम के साहब अपने वाले को वोट दिया, डाल के और कर दिया। अब इसको देखे देखे इसके पीछे जो आ रहा था, उसने भी सोचा कि भाई ऐसे करना है, तो उसने भी अमित शाह को दिखा दिया और इसमें वोट डाल दिया, हो गया, मामला खत्म हो गया। गिनती हुई, गिनती हुई तो अहमद पटेल 1 वोट से 2 वोट से हार गए। अब हार गए तो उस टाइम गहलोत साहब वहां पे इंचार्ज थे कांग्रेस की तरफ से, तो गहलोत साहब ने कहा इसने 2 वोट अमित शाह को दिखा के डाले, इन्होंने 2 वोट कैसे किए, अमित शाह को दिखा के डाले, और वोट दिखाना अलाउड नहीं है, वोट दिखाना अलाउड नहीं है। तो फिर शिकायत करी, इलेक्शन कमीशन ने कैमरे चेक किए और उसमें साफ साफ दिखा इन्होंने क्या किया, वोट दिखाया, 2 वोट खारिज हो गए और अहमद पटेल 1 वोट से जीत गए। इस तरीके से होता है, विप तो जारी नहीं होती, लेकिन दिखा के मतदान होता। अब उसके बाद में इसलिए 2018 से 23 के बीच में जो एजेंट था वो गहलोत साहब खुद बनते थे, कि कहीं कहते कोई अति उत्साही लोग, मैं उधर बैठा हूँ और मेरे को दिखाने के चक्कर में वोट खारिज ना करवा ले, तो एजेंट भी वही होते थे और वो बैठे हुए ही राम, हाँ भाई दिखाते जाओ और वोट डालते जाओ। बकायदा ये झंझट का नाम है बहुत, इसलिए जब भी राज्यसभा के चुनाव ऐसे फंसे हुए होते हैं ना, तो पार्टियां अपने एकदम लिस्ट बना बना के और क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करवाती है पहले कि तुम्हें इसी को, अब इसमें तय करने पड़ेंगे ना, जैसे 41 एक जने को देंगे, ये 41 एक को पहली प्रेफरेंस का वोट देंगे, ये वाले अलग को देंगे। पता चला सारे के सारे पहली प्रेफरेंस 1 नंबर वाले की टेक दी, मान लो ए बी सी और डी, ये कांग्रेस की तरफ से, ये तीनों बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और बीजेपी के पास सदस्य कितने हैं, 115, और सब के सब ने पहली प्रेफरेंस का वोट किसको दे दिया, 4 जने खड़े हैं ना, पहली प्रेफरेंस का किसको दे दिया, ए को। हाँ, हम चाहते हैं कौन जीते, ए जीते, ए नहीं जीते तो बी जीते, ऐसे नहीं करते हैं ये 115 में से 41 जनों को छांटेंगे कि 41 लोगों तुम इधर आओ। अब इन 41 को कहेंगे कि तुम्हें पहली प्राथमिकता किसको देनी है, ए को देनी है। फिर दूसरे 41 छांटेंगे, उनको कहेंगे तुम्हें पहली प्राथमिकता बी को देनी है, और फिर जो बचे हुए 41 है उनको छाट के कहेंगे तुम्हें पहली प्राथमिकता किसको देनी है, सी को देनी है। और कांग्रेस वाले अपने बताएंगे कि अपने तो एक ही है, तो डी को क्या देनी है, पहली प्राथमिकता। जब 1-2 वोटों का अंतर आ जाता है ना, तब मामला फंसता है, और कई बार 1-2 वोट खारिज हो जाते हैं, तो फिर दूसरी प्रेफरेंस के वोट गिने जाते हैं। खूब तैयारी करनी पड़ती है इसमें, हालांकि अपने कोई मतलब नहीं।
अपने तो ध्यान रखना, एकल संक्रमणीय मत, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत का क्या है कि वरीयता से वोट दिए जाते हैं। पहले अगर पहले वाले से जितने चाहिए उतने मत नहीं मिल रहे, यानी कि पहली प्राथमिकता से अगर मतदान पूरा नहीं हो पा रहा है, जीतने के लिए जितने मत चाहिए उतने नहीं मिले हैं, तो फिर दूसरी वरीयता गिने जाएंगे। दूसरी से नहीं हो रहा है तो तीसरी गिर। जब तक इस पद्धति के अनुसार मत प्राप्त नहीं हो जाते तब तक उस वोट का क्या होता रहता है, संक्रमण होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। यही है राज्यसभा में, यही पद्धति है। तो बस ये लिखना अपने। तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष है। निर्वाचक मंडल कौन है, सभी एमएलए। हाँ, उसके बाद में निर्वाचन पद्धति, पद्धति क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और उसके बाद में राज्यसभा जो है वो एक क्या है, स्थायी सदन है, ठीक है। इसमें सदन भंग नहीं होता है, सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदन का खुद का कोई कार्यकाल नहीं है। सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष, कितना है, 6 वर्ष, ठीक है। और इसमें सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुसार चौथी अनुसूची के हिसाब से किया है, ठीक है। क्या लड़ ले चुनाव, क्या दिक्कत है? अच्छा, मनोनीत सदस्य, हाँ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये कहीं प्रतिबंधित किया नहीं गया है कि मनोनीत एक ही बार मनोनयन होगा, दोबारा भी मनो। जया बच्चन मनोनीत नहीं है, वो चुनाव जीत के आती है हर बार। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है। लिखो अब, उसके आगे लिखो क्या, कोई भी। अभी इसकी योग्यता 84 में दे रखी है आर्टिकल में, जो 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका भारतीय नागरिक। हाँ, वो वहां पे हुआ था हिमाचल के अंदर, कांग्रेस के 6 लोग पलट गए थे, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। हर्ष शर्मा जीत गए थे वहां पे, कांग्रेस वो बीजेपी के। एक वोटर नहीं, नहीं, अगर दूसरी प्रेफरेंस का गिना जाएगा वोट तो गिने जाएंगे। अगर पहली प्राथमिकता के 41 वोट नहीं मिले किसी को भी, तो फिर वो 41 तो पहुंचाने हैं उसको, पहली बार नहीं तो दूसरी प्राथमिकता के वोट। हाँ, हाँ, नहीं मिले, हाँ, हाँ, बिल्कुल गिने जाएंगे। दूसरी, अब सबके दूसरी प्राथमिकता के वोट गिने जाएंगे कि दूसरी प्राथमिकता में इसको किसको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। लिखो अब, सीधे लिख लो, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, इनडायरेक्टली राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। कांग्रेस के पास 73 है, ठीक है, 2 हो गई, 3 4, हाँ, एक बार मान लेते हैं। उसके बाद में अन्य कितनी बच गई सीटें, ये 115 70 करो, 8 8 8 12, कितनी बच गई, 12, अन्य की 12। अब देखो, एक सीट जीतने के लिए कितने चाहिए, 41। प्रथम वरीयता के 41 वोट होने चाहिए। कब जीतेगा कोई व्यक्ति, जब उसे फर्स्ट प्रेफरेंस के कितने वोट मिलेंगे, 41 वोट मिलेंगे, ठीक है। वरीयता पता ही है ना कि मैं चाहता हूँ ये पहले बने उस तरीके से। तो प्रथम वरीयता के कितने वोट चाहिए एक को जीतने के लिए, 41 वोट चाहिए। अब बीजेपी ने 41 41 और 41, 123 होते हैं, लेकिन कितने कम पड़ रहे हैं आखिरी वाले में,
8, 115 है ना, 115 थे 13 थे 15, हाँ 115 है, तो कितने कम पड़ गए? पहले वाले को तो दिला दिए पहले 41, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले को 41, और तीसरे वाले के लिए 41 है क्या? नहीं है, कितने कम पड़े? 8। अब बीजेपी पहला, कांग्रेस पहला जिता लेगी एक 41 पर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कांग्रेस को अगले 41 में कितने कम पड़ गए इनके? 9 कम पड़ गए। कितने कम पड़ रहे? नो, बीजेपी कितने कम घट रहे हैं? 8। यानी कि ये अपनी बीजेपी 2 सीट आसानी से जीत सकती है, कांग्रेस 1 जीत सकती है। टोटल मतदान कितनों पे हो रहा है? 4। कौन सी चीज सीट फंस गई? चौथी। अब खरीद फरोख्त होती है। अब क्या होती है? अब बोली किसकी लगेगी? निर्दलीयों की। ये निर्दलीय किसके पक्ष में जाते हैं? ठीक है, ऐसे होता है चुनाव। एक बार राज्यसभा का चुनाव फंसता है ना, ऐसे। अब एक ही सीट पे मतदान है मान लो, जैसे अभी ये किरोड़लाल जी ने इस्तीफा दिया था, रवनीत सिंह बिट्टू गए हैं इस पे, तो एक ही सीट पे चुनाव था, एक पे था 200 बटे 1 प्लस 1 प्लस 1 2 है, 101 पे मामला खत्म। बीजेपी के पास 101 है, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा। ठीक है, ये यहाँ पे खेल होता है। अब मान लो 5 सीटों पर चुनाव हो, कितने पर चुनाव हो? 5। राजस्थान पे कितने पे चुनाव हो रहे हैं? 5। 5 पे कर लो, 3 पे कर लो चुनाव। ठीक है, 3 प्लस 1 4 हो गया, कट गया, 4 से काटेंगे तो 50। ठीक है, 4 से काट दिया तो 50, कितने? 3 है। बीजेपी अपने 2 आराम से जिता लेगी, कांग्रेस अपना 1 जिता लेगी, कोई झंझट नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरीके से वोटिंग होती है। अब इसमें भी एक तरीके का गुप्त मतदान है, विप जारी नहीं होती। इसमें क्या है? विप जारी नहीं होती, लेकिन इसमें समस्या अलग है। इसमें विप तो जारी नहीं होती, लेकिन दिखा के मतदान करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है? दिखा के मतदान करना पड़ता है। सबको नहीं दिखाना पड़ता, अपनी पार्टी के एक एजेंट को दिखाना पड़ता है। कभी दिखा तो चाहे मत दिखाओ। एक प्रकार का गुप्त मतदान है, लेकिन खरीद फरोख्त
फरोख्त को रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया। अब होता क्या बताता हूँ। 2017 की बात है, गुजरात के अंदर किसका चुनाव था, ये राज्यसभा का, राज्यसभा का चुनाव था। अहमद पटेल का नाम सुना है किसी ने? कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, अब तो नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। उनका चुनाव था और अमित शाह इनके यूं, गुजरात है भाई साहब, तो गुजरात में इनके आपसी विवाद भयंकर रूप से थे। अहमद पटेल का चुनाव था, ठीक है, और नेक टू नेक फाइट थी, मतलब एक एक दो दो वोट फंस रहे थे, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जैसे चुनाव का बक्सा पड़ा है, बैलेट बॉक्स से मतदान होता है, प्रेफरेंस ठप्पा लगा के डालनी होती है, बैलेट बॉक्स, ये बैलेट बॉक्स पड़ा है, ठीक है, यहाँ से सामने से व्यक्ति आएगा, बैलेट बॉक्स में मतदान करेगा और वापस चला जाएगा। इधर मान लो बीजेपी वाला बैठा है, इधर कांग्रेस वाला बैठा है, एक एक एजेंट बैठते हैं बस, एक बीजेपी का बैठा है, एक कांग्रेस का। अब मान लो कांग्रेस का एमएलए आया तो पर्ची भरेगा, पर्ची भर के किसको दिखाएगा, कांग्रेस वाले को दिखाएगा, उसको दिखाई और इसमें डाल दी, बस इस तरीके से मतदान चल रहा था। अब क्या हुआ कि कोई निर्दलीय कांग्रेस के अति उत्साही दो लोग थे। अब बताइए, इसमें गांधीवादी नीतियां खूब काम करती है। अरे गांधीवादी नीतियां समझते हो ना तुम? हाँ, तो गांधीवादी नीतियां काम करती है, तो किसी ने अमित शाह से गांधीवादी नीतियों का प्रयोग कर रखा होगा, दो जनों ने। तो वो आए और अमित शाह उधर कोने में बैठा, ठीक है, अमित शाह उधर बैठे, तो फिर आया, थप्पा लगाया, उसने कहा कि इसको तो दिखा दिया, लेकिन मोटा भाई को भी दिखा दूं कि भाई नीतियां परफेक्ट काम कर रही है। तो इसने घूम के साहब अपने वाले को वोट दिया, डाल के और कर दिया। अब इसको देखे देखे इसके पीछे जो आ रहा था, उसने भी सोचा कि भाई ऐसे करना है, तो उसने भी अमित शाह को दिखा दिया और इसमें वोट डाल दिया, हो गया, मामला खत्म हो गया। गिनती हुई, गिनती हुई तो अहमद पटेल एक वोट से, दो वोट से हार गए। अब हार गए तो उस टाइम गहलोत साहब वहां पे इंचार्ज थे कांग्रेस की तरफ से, तो गहलोत साहब ने कहा इसने दो वोट अमित शाह को दिखा के डाले, इन्होंने दो वोट कैसे किए, अमित शाह को दिखा के डाले, और वोट दिखाना अलाउड नहीं है, वोट दिखाना अलाउड नहीं है। तो फिर शिकायत करी, इलेक्शन कमीशन ने कैमरे चेक किए और उसमें साफ साफ दिखा इन्होंने क्या किया, वोट दिखाया, दो वोट खारिज हो गए और अहमद पटेल एक वोट से जीत गए। इस तरीके से होता है, विप तो जारी नहीं होती लेकिन दिखा के मतदान होता। अब उसके बाद में इसलिए 2018 से 23 के बीच में जो एजेंट था वो गहलोत साहब खुद बनते थे, कि कहीं कहते कोई अति उत्साही लोग, मैं उधर बैठा हूँ और मेरे को दिखाने के चक्कर में वोट खारिज ना करवा ले, तो एजेंट भी वही होते थे और वो बैठे वही राम, हाँ भाई दिखाते जाओ और वोट डालते जाओ। बकायदा ये झंझट का नाम है बहुत, इसलिए जब भी राज्यसभा के चुनाव ऐसे फंसे हुए होते हैं ना, तो पार्टियां अपने एकदम लिस्ट बना बना के और क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करवाती है पहले कि तुम्हें इसी को, अब इसमें तय करने पड़ेंगे ना, जैसे 41 एक जने को देंगे, ये 41 एक को पहली प्रेफरेंस का वोट देंगे, ये वाले अलग को देंगे, पता चला सारे की सारी पहली प्रेफरेंस एक नंबर वाले की टेक दी, मान लो ए बी सी और डी, ये कांग्रेस की तरफ से, ये तीनों बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और बीजेपी के पास सदस्य कितने हैं, 115, और सब के सब ने पहली प्रेफरेंस का वोट किसको दे दिया, चार जने खड़े हैं ना, पहली प्रेफरेंस का किसको दे दिया, ए को। हाँ, हम चाहते हैं कौन जीते, ए जीते, ए नहीं जीते तो बी जीते, ऐसे नहीं करते हैं ये 115 में से 41 जनों को छांटेंगे, 41 लोगों तुम इधर आओ, अब इन 41 को कहेंगे कि तुम्हें पहली प्राथमिकता किसको देनी है, ए को देनी है, फिर दूसरे 41 छांटेंगे, उनको कहेंगे तुम्हें पहली प्राथमिकता बी को देनी है, और फिर जो बचे हुए 41 है उनको छाट के कहेंगे तुम्हें पहली प्राथमिकता किसको देनी है, सी को देनी है, और कांग्रेस वाले अपने बताएंगे कि अपने तो एक ही है, तो डी को क्या देनी है, पहली प्राथमिकता। जब एक दो वोटों का अंतर आ जाता है ना, तब मामला फंसता है, और कई बार एक दो वोट खारिज हो जाते हैं तो फिर दूसरी प्रेफरेंस के वोट गिने जाते हैं, खूब तैयारी करनी पड़ती है इसमें, हालांकि अपने कोई मतलब नहीं, अपने तो ध्यान रखना एकल संक्रमणीय मत, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत का क्या है कि वरीयता से वोट दिए जाते हैं, पहले अगर पहले वाले से जितने चाहिए उतने मत नहीं मिल रहे, यानी कि पहली प्राथमिकता से अगर मतदान पूरा नहीं हो पा रहा है, जीतने के लिए जितने मत चाहिए उतने नहीं मिले हैं, तो फिर दूसरी वरीयता गिने जाएंगे, दूसरी से नहीं हो रहा है तो तीसरी गिर, जब तक इस पद्धति के अनुसार मत प्राप्त नहीं हो जाते तब तक उस वोट का क्या होता रहता है, संक्रमण होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, यही है राज्यसभा में यही पद्धति है। तो बस ये लिखना अपने, तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष है, निर्वाचक मंडल कौन है, सभी एमएलए, हाँ, उसके बाद में निर्वाचन पद्धति, पद्धति क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और उसके बाद में राज्यसभा जो है वही क्या है, स्थायी सदन है, ठीक है, इसमें सदन भंग नहीं होता है, सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदन का खुद का कोई कार्यकाल नहीं है, सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष, कितना है, 6 वर्ष, ठीक है, और इसमें सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुसार चौथी अनुसूची के हिसाब से किया है, ठीक है। क्या लड़ ले चुनाव, क्या दिक्कत है, अच्छा मनोनीत सदस्य, हाँ हो जाए, कोई दिक्कत, ये कहीं प्रतिबंधित किया नहीं गया है कि मनोनीत एक ही बार मनोनयन होगा, दोबारा भी मनो, जया बच्चन मनोनीत नहीं है, चुनाव जीत के आती है हर बार, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती हो, लिखो उसके आगे लिखो, क्या कोई भी, अभी इसकी योग्यता 84 में दे रखी है आर्टिकल में, जो 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका भारतीय नागरिक, हाँ वो वहां पे हुआ था हिमाचल के अंदर,
कांग्रेस के 6 लोग पलट गए थे, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। हर्ष शर्मा जीत गए थे वहां पे कांग्रेस वो बीजेपी के। एक वोटर नहीं नहीं, अगर दूसरी प्रेफरेंस का गिना जाएगा वोट तो गिने जाएंगे। अगर पहली प्राथमिकता के 41 वोट नहीं मिले किसी को भी तो फिर वो 41 तो पहुंचाने हैं उसको, पहली बार नहीं तो दूसरी प्राथमिकता के वोट। हाँ हाँ नहीं मिले। हाँ हाँ बिल्कुल गिने जाएंगे, दूसरी अब सबके दूसरी प्राथमिकता के वोट गिने जाएंगे कि दूसरी प्राथमिकता में इसको किसको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है लिखो, अब सीधे लिख लो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन इनडायरेक्टली, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इलेक्टेड इनडायरेक्टली। उसके बाद निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, 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 राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद में निर्वाचन पद्धति मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन निर्वाचन पद्धति। देखो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति तथा एकल संक्रमणीय मत द्वारा, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या बायोटेक में गजब क्वेश्चन पूछा, लिखो तुम सर जी। आज एक बात का पता, शक्तिमान नाटक में किलविश का चमचा डॉक्टर जोसेफ शक्तिमान का क्लोन बना था। हाँ बात तो सही है, तुम्हें क्लोनिंग सीख रहे हो मतलब तुम। अगला लिख लो राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व लाइक लोकसभा, क्योंकि लोकसभा की भांति यह भंग नहीं होती, क्योंकि लोकसभा की भांति यह भंग नहीं होती, एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व लाइक लोकसभा, कैन नॉट बी डिसॉल्व लाइक लोकसभा, क्योंकि लोकसभा की भांति भंग नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट बना लो, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ब्रैकेट में लिख लो, संविधान में उल्लेख नहीं। टेन्योर ऑफ मेंबर्स 6 इयर्स, ये आर्टिकल 118 में जो विधायिका को शक्ति देता है कि वो अपने नियम खुद बना सकती है, उस नियम के तहत बना रखा है इन्होंने 6 वर्ष। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ब्रैकेट में हालांकि संविधान में उल्लेख नहीं, नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष या सॉरी प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 years, प्रति 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। चलो अब देखो, अब राज्यसभा की कुछ शक्तियां हैं वो अपन यहीं पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसकी ज्यादा शक्तियां नहीं, छोटी मोटी शक्तियां हैं, तो सारी शक्तियां अपन यहीं पे राज्यसभा की शक्तियां। अब देखो राज्यसभा की एक शक्ति दे रखी है आर्टिकल 249 कि राज्यसभा अगर परमिशन दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, राज्यसभा अगर क्या दे अनुमति तो संसद क्या कर सकता है, राज्य सूची, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। कैसे, तो भाई राज्यसभा अगर प्रस्ताव किसमें आए, राज्यसभा में, कोई रिजोल्यूशन आया राज्यसभा में और 2/3 बहुमत किसका, प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतदान करने वालों का, उपस्थित लोग जो हैं प्रेजेंट, उपस्थित लोगों के 2/3 बहुमत से
मेजॉरिटी से अगर कोई प्रस्ताव पारित करती है कौन, राज्यसभा, तो इससे संसद को ये शक्ति मिलती है कि वो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। किसके ऊपर, राज्य सूची के विषय। ये 2/3 से सिर्फ क्या मिल रही है, परमिशन। बाकी संसद वाली वो प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों से क्या होगा, जो भी कानून बन रहा है उसका प्रस्ताव पारित होगा। ये तो सिर्फ क्या दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है, ठीक है, ये अनुमति दे सकती है। ये क्या है, अनुमति की प्रक्रिया है। ये किसकी प्रक्रिया है, अनुमति की। कौन अनुमति दे रहा है, राज्यसभा। किसको अनुमति दे रही है, संसद को। किस चीज की, कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट पर। बाकी तो स्टेट लिस्ट पर कौन बना सकता है, स्टेट बना सकता है, राज्य बना सकता है। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा अगर अनुमति दे दे तो फिर कौन बना सकता है, संसद बना सकता है। ऐसा कानून 1 वर्ष के लिए लागू रहता है। ऐसा कानून की आयु कितनी है, लागू कब तक रहेगा वो, 1 वर्ष तक लागू रहेगा। और 1 वर्ष बाद में फिर से बनाना हो तो पूरी प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी संसद आर्टिकल 249 का प्रयोग करते हुए कानून बना रही है तो उसकी अवधि कितनी होती है, अधिकतम 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद करना है तो फिर से राज्यसभा में क्या लाओ, प्रस्ताव, 2/3 से उनकी क्या लो, परमिशन, अनुमति लेने के बाद में कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। एक शक्ति होगी। इसके बाद में एक ऐसी शक्ति आर्टिकल 312, नई अखिल भारतीय सेवाएं, नई ऑल इंडिया सर्विस जो है उसको बनाने, नई ऑल इंडिया सर्विस जो है उसको बनाने का प्रस्ताव भी कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में। सेम यही प्रक्रिया है। ये जो है ना कि राज्यसभा क्या करेगी, 2/3 से अनुमति देगी। अनुमति दे दी, उसके बाद में संसद क्या कर सकता है, नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है, ठीक है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति कौन दे सकता है, राज्यसभा दे सकती है, आर्टिकल 249 के तहत। और बहुमत कौन सा चाहिए पारित करने के लिए, 2/3। किसका, उपस्थित का, कुल का नहीं, किसका है, उपस्थित लोग जो मतदान कर रहे हैं उनकी, राज्यसभा में भी और दोनों, मतलब राज्य सूची के विषय के लिए भी और ऑल इंडिया सर्विस के लिए। कि ऑल इंडिया सर्विस वर्तमान में कितनी है, 3, IAS, IPS और IFS। IFS कौन सी, जंगलों वाली, फॉरेस्ट, फॉरेन नहीं है, कौन सी है, फॉरेस्ट, जंगलों, वो दोनों। इसके बाद में राज्यसभा की एक और शक्ति है, आर्टिकल 67, पढ़ा है। अरे दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या है, राष्ट्रपति को, अरे क्या कर रहे हो तुम ऐसे, हाँ, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू हो सकती है, राज्यसभा, लोकसभा में शुरू नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये भी किसकी शक्ति है, राज्यसभा, ठीक है। तो 3 शक्तियां हैं इसके पास। सबसे पहले तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की क्या दे सकती है, अनुमति। किसको देगी, संसद को देगी। और किससे पारित करके देनी पड़ेगी, 2/3 बहुमत से। ऐसा कितने टाइम के लिए कितने टाइम रहता है, फिर खत्म हो जाएगा और नया करना है तो ये प्रक्रिया दोहराओ। उसके बाद नई ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 312, संसद को क्या देती है ये, परमिशन। ये भी अनुमति, दोनों एक तरह से। ऐसा नहीं है कि कानून बन गया इनके पारित करने से, नहीं, ये तो सिर्फ क्या कर रही है, अनुमति दे रही, ठीक है। तो लिखो राज्यसभा की शक्तियां, राज्यसभा की विशेष शक्तियां, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। क्या, निर्वाचन कैसे होता है, एबी वाला, देखो कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं, 200, ठीक है। और राज्यसभा MLA कितने हैं, 200। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। अब 10 के 10 पे तो एक साथ चुनाव नहीं होता, ठीक है। मान लो कितनी सीट पे चुनाव है, 4 सीट पर। कितनी सीट पर चुनाव है, 4 सीट पर, ठीक है। 4 सीट पर चुनाव है तो n+1+1 फॉर्मूले से निकलेगा तो 200 बटे 4 + 1 + 1
अब ये देखो 200/5 प्लस 1 कितने हो गए 41। यानी कि जीतने के लिए, एक सीट जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, तो 41 वोट चाहिए। ठीक है, एक सीट जीतने के लिए कितने चाहिए, 41 वोट चाहिए। अब बीजेपी के पास वर्तमान में कितने विधायक हैं, 115 विधायक। कांग्रेस के पास कितने, 73 हैं। अन्य यानी कि अन्य पार्टियां निर्दलीय मिला के 12 है। ठीक है, इस तरीके का गणित। अगर देखा जाए कि भाई 41, एक जने को कितने वोट चाहिए, 41। अब इसमें आपको पता है कि एकल संक्रमणीय मत में जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं सबको वोट देना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति है उसको किसको वोट देना पड़ेगा, तो जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। मान लो 4 सीटें हैं तो 4 ही खड़े हुए, जनरली 4 सीटें तो 4 या 5 खड़े हो रहे हैं तो 5 हो जाएंगे। अब इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। टोटल सीटें 4 है, 4 खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं है कि इस एरिया की, एरिया वाइज तो है नहीं, कितनी सीटें, 4, कितने खड़े हो जाओ, 4, तो निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। निर्वाचन कैसे हो जाएगा, निर्विरोध, वोटिंग होगी ही नहीं। 90% केसों में राज्यसभा में वोटिंग होती ही, सब क्या चुने जाते हैं, निर्विरोध। सोनिया गांधी जी निर्विरोध चुनी गई थी यहाँ से, मनमोहन सिंह जी निर्विरोध, अभी रवनीत बिट्टू निर्विरोध। अब क्या होता है कि ये 4 है, 4 खड़े हुए हैं ना, 4 सीटें हैं और 4 ही चुनाव में खड़े हुए, 4, तो निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। निर्वाचन कैसे हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति है उसको किसको वोट देना पड़ेगा, तो जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। मान लो 4 सीटें हैं तो 4 ही खड़े हुए, जनरली 4 सीटें तो 4 या 5 खड़े हो रहे हैं तो 5 हो जाएंगे। अब इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। टोटल सीटें 4 है, 4 खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं है कि इस एरिया की, एरिया वाइज तो है नहीं, कितनी सीटें, 4, कितने खड़े हो जाओ, 4, तो निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। निर्वाचन कैसे हो जाएगा, निर्विरोध, वोटिंग होगी ही नहीं। 90% केसों में राज्यसभा में वोटिंग होती ही, सब क्या चुने जाते हैं, निर्विरोध। सोनिया गांधी जी निर्विरोध चुनी गई थी यहाँ से, मनमोहन सिंह जी निर्विरोध, अभी रवनीत बिट्टू निर्विरोध। अब क्या होता है कि ये 4 है, 4 खड़े हुए हैं ना, 4 सीटें हैं और 4 ही चुनाव में खड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत होती है, नहीं होती। हाँ, उम्मीदवार, दावेदार बता रहे हैं। हाँ, निर्विरोध चुने गए। कैसे चुने गए, निर्विरोध। अब निर्विरोध क्यों चुने गए, क्योंकि एक सीट है, कितनी सीट है, एक, यानी कि यहाँ पे आप फॉर्मूले में डालो तो 200/1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 101 किसके पास है। कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा करके टाइम वेस्ट करेगी क्यों, क्योंकि है क्या, नहीं है। अब इस तरीके से और भी राजस्थान में विधानसभा खुल गए, वाह, 3 सीटों पर चुनाव होने वाले थे राजस्थान में, कोई ढंग की खबर नहीं। बारह, राज्यसभा में 112 सीटें, ठीक है, 12 सीटों के लिए उपचुनाव हुए, 11 निर्विरोध जीती तेलंगाना में कांग्रेस। अब इसमें देखो राज्यसभा की 12 सीटों पर उम्मीद वो हुए थे, 11 सीटों पर
अब सब जगह ही क्या चुने गए हैं? निर्विरोध। 90% केस में क्या होता है? चुनाव होते ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि हमें कितने वोट मिलेंगे और कितने वोट नहीं मिलेंगे। अभी 12 सीटों पर ये सब निर्विरोध चुने गए। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन फिर भी चलो, यहाँ पे 4 जने खड़े हो रहे हैं, तो एक जने को कितने वोट चाहिए? 41। तो आराम से बीजेपी के कितने जीत जाएंगे? 2 जीत जाएंगे। बीजेपी वाले अब अपने वोटों को 3 टुकड़ों में बांटेंगे। कितने टुकड़ों में बांटेंगे? 3। एक सेट बनेगा 41 का, एक 41 का, एक 41 का। यानी 41 लोगों का आ गया कि तुम्हें अपना पहला वोट किसको देना है? ए को देना। 41 लोगों को दूसरे 41 को कहा गया तुम्हें अपना वोट, अब मान लो तुम्हारे 4 रो है ना, ऐसे 41 41 की रो मान लो। अब बीजेपी वाले इनको कहेंगे तुम्हें अपना वोट पर्टिकुलर एक व्यक्ति को देना है, तुम्हें एक को देना है, तुम्हें एक को देना। 41 41 41 के कितने खांचे बना दिए? 3। एक 41 को एक साथ बिठा दिया, एक को एक साथ बिठा दिया और एक को एक साथ बिठा दिया। लेकिन तीसरे वाले 41 में पूरे 41 नहीं हो रहे, कितने कम पड़ेंगे? 8। 8 कम पड़ रहे हैं, यानी कितने हैं? 33 से। कितनों की जरूरत पड़ रही है? 8 की जरूरत पड़ रही है। कहां से लाएंगे? अब कांग्रेस की स्थिति क्या है? एक तो जिता दिया, 41 में एक जिता दिया। दूसरे के लिए कितने चाहिए? 9। 9 कम पड़ रहे हैं, यानी कि जो भी है 82 में 41 में कितने? 9। फिर कितने हो गए इनके? 32। इनको 32। सीटें तो 4 ही करी है ना अपन। हाँ, तो चुनाव होने की नौबत ही नहीं आएगी, निर्विरोध जीत जाएगा। कैसे जीत जाएगा? निर्विरोध। मतलब 2 तो आसानी से, 3। हाँ, चौथी सीट फंस रही। कौन सी सीट फंसेगी? चौथी। कांग्रेस ने अपना एक जिता लिया, बीजेपी के 2 जीत गए, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी सीट फंस रही। कौन सी सीट फंस रही है? चौथी। क्योंकि दोनों के पास खुद के वोट नहीं है। इनको कितने वोट बाहर से चाहिए? 9। और इनको कितने बाहर से चाहिए? 8। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो कि 5-6 वोट खारिज हो जाए। यूनिवर्सिटी में देखते हो ना, वोट खारिज हो जाते हैं, होते हैं ना वोट खारिज। अब मान लो ये 12 के 12 बेलखने थे और इनको वोट देने नहीं आए, वोट देने नए नए, इनको किसी ने सिखाया नहीं, और 12 के 12 वोट क्या हो गए? खारिज हो गए। ठीक है, अब बीजेपी वाले को मिले हैं 33 वोट और कांग्रेस वाले को मिले हैं 32 वोट। पहले 3 तो निकल लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बीजेपी के निकल लिए और एक कांग्रेस का निकल लिया, और एक किसका निकल लिया? समस्या किसकी आई है? क्योंकि जीत कब तक नहीं होगी? जब तक इस व्यक्ति को 41 वोट नहीं मिलेंगे। कितने वोट नहीं मिलेंगे? 41। बीजेपी वालों ने 33 दिए और कांग्रेस वालों ने 32। यहाँ पे 32-33 से खेल होगा नहीं। होगा क्या? नहीं होगा। अब लोगों के इन सब के कौन से वोट गिने जाएंगे? सेकंड प्रेफरेंस। कि पहले पे तो ये ए को जिताना चाहते थे, दूसरे नंबर पे किसको जिताना चाहते हैं? इसमें पहले नंबर पे तो बी को जिताना चाहते थे, दूसरे पे किसको जिताना चाहते हैं? ये पहले पे तो किसको जिताना चाहते थे? सी को। दूसरे पे किसको जिताना चाहते हैं? फिर सेकंड प्रेफरेंस के इन तीनों के वोट देखे जाएंगे और इन तीनों के सेकंड प्रेफरेंस के वोट में जिसके ज्यादा वोट आएंगे उसका ये सदस्य जीत जाएगा। और बीजेपी के आएंगे क्योंकि बीजेपी के 80 लोग सेकंड प्रेफरेंस पे किसको वोट देंगे? इसको। और कांग्रेस का 40 ही देंगे। ठीक है, चौथी सीट फंसती है। अगर वैसे फंसेगी नहीं, क्योंकि ये 12 किसके पक्ष में चल जाते हैं? जिसकी सरकार है उसके पक्ष में। तो यहाँ पे दूसरी प्रेफरेंस के वोट गिनने का नौबत ही नहीं आती। दूसरे प्रेफरेंस की वोट गिनने की नौबत किस में आ रही है? राष्ट्रपति में, क्योंकि उसमें परसेंटेज चाहिए। इसमें क्या चाहिए? फिक्स वोट है। इसमें क्या है? फिक्स। जितने लोग हैं उतने ही वोटों में से बंटवारा हो रहा है। प्रतिशत तो निकालना नहीं है। एक जने का वोट क्या गिना जाएगा? एक गिना जाएगा। ठीक है, तो सेकंड प्रेफरेंस की नौबत आती ही नहीं। और 90% केसों में तो कैसे जीतते हैं? निर्विरोध। अब देख लो ना, यहाँ पे पता है कि भाई फंसने वाली। अब 3 सीट पे चुनाव हो, कितने पे चुनाव हो? 200 में से 3 पे। 3 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 4 हो गया, 51।
तो बीजेपी को पता है हमारे 2 आसानी से जीत जाएंगे, 51-51 पे 1 किसका जीतेगा? कांग्रेस का। तो चौथा उम्मीदवार खड़ा ही नहीं होता। ठीक है, चौथा उम्मीदवार यहाँ पे कोई खड़ा नहीं करता। चलो अब ये शक्तियां लिख लो इनकी वापस। स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। कम गर्मी लग रही है, लिखो। राज्य सूची के विषयों पर पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ पावर, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन, राज्य सूची के विषय पर राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति, कानून बनाने की संसद की शक्ति। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट लिस्टेड इन स्टेट लिस्ट, विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। इसमें लिखो एक मिनट, यहाँ 2/3 बहुमत जो है ना, देखो लोकसभा, इसका भी नाम बदल के कब रखा गया? 1954। पहले ये भी क्या होती थी? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका नाम क्या था? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था और इसके अन्य नाम क्या क्या है? उसके उधर, हाँ, निम्न सदन, अस्थायी सदन, उसके बाद में लोकप्रिय सदन। ठीक है, वो द्वितीय चैम्बर था तो ये फर्स्ट चैम्बर। ठीक है, सीधा सीधा करते हैं, नाम लिखो। आर्टिकल 81 में क्या दे रखी है? लोकसभा। नाम लिख लो, लोकप्रिय, निम्न, प्रथम और अस्थायी। ठीक है, नाम नाम लिखना बिना। पॉपुलर हाउस, लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर, टेम्पररी हाउस। सर 6 साल में राजस्थान में पूरे 10 सीट पर इलेक्शन करवाना। अरे पहले तो 1952 में हुए थे एक बार। ठीक है, उसके बाद में 2 साल पे रिटायर हुए, फिर हर 2 साल पे 1/3 सीटों पे चुनाव होते रहते हैं। अब बीच में कोई रिजाइन कर देता है ना, तो फिर चुनाव कराना पड़ता है। जैसे किरोड़ीलाल जी ने रिजाइन कर दिया तो फिर वो चुनाव दोबारा हुआ। बाकी तो हर 2 साल पर चुनाव होते हैं। ठीक है, ये 3-3 सीटों में चुनाव होते हैं। चलो ठीक है, अब देखो, अब इसमें भी लोकसभा में क्या दे रखी है? सदस्य संख्या। सदस्य कितने होंगे? तो सीधी सी बात है कि भाई, एक तो है अधिकतम, मैक्सिमम, और एक क्या है? वर्तमान। वर्तमान में कितने? प्रेजेंट। प्रेजेंट तो है 543। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 550। पहले 552 हुआ करते थे, पहले 552।
आंग्ल भारतीय थे 2। आंग्ल भारतीय कौन होते हैं? तो भाई वो लोग जिनके माता या पिता में से कोई एक तो विदेशी, एक देसी, ठीक है, एक कोई ब्रिटेन का हो और एक कोई इंडियन हो, उनको। और एक, अब ये देखो, मैंने आपको रिजर्वेशन समझाया था, तो मैंने बताया था पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक तो है शिक्षा में, एक है आपके लोक नियोजन में, और दूसरा राजनीतिक। अरे वो एक चार्ट बना के बताया था ना रिजर्वेशन आर्टिकल 16 में, 3। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसको दे रखा है? सिर्फ SC ST को दे रखा है। साथ में किसको था? एंग्लो इंडियन को। अब मैंने आपको बताया था कि भाई ये इस रिजर्वेशन की तो कोई समय सीमा नहीं है, इसकी 10 वर्ष, ये 10 वर्ष के लिए क्या दिया गया था? राजनीतिक आरक्षण। उसे हर 10 साल पर संविधान संशोधन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। तो 2009 के अंदर बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया? 2009 में बढ़ाया गया। उसके बाद में कहा गया SC ST और आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। उसके बाद में क्या हुआ? तो 2019 के अंदर कहा गया SC और ST के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। लेकिन आंग्ल भारतीयों कोई नाम ही नहीं लिया, कुछ लिखा ही नहीं इनके बारे में, कुछ लिखा ही नहीं। इसका मतलब आखिरी क्या लिखा हुआ था कि 10 साल के लिए, यानी 2019 में इनका ऑटोमेटिकली क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो अब ये संख्या गिर करके कितनी हो गई है? 550। ठीक है, और ये 2 आंग्ल भारतीय जो थे 19, यूटी से कितने हैं? 19। ठीक है, इस तरीके से तो सदस्य संख्या अधिकतम 550, वर्तमान में 543। अब वही स्पष्ट नहीं है कि 7 किसके लिए छोड़ रखी है, किसके लिए नहीं छोड़ रखी है, बस वही है आकस्मिक परिस्थितियों में इन्हें रखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में अब यूटी, तो यूटी के अंदर भाई दिल्ली, दिल्ली के पास कितनी सीट है? 7 सीट है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर, इसके पास 5 सीट है। ठीक है, 7 और 5 12। उसके बाद में कितनी यूटी पीछे बच गई? 6। दमन एंड दीव के पास 2 है, दमन दीव दादर नगर हवेली, इनके पास कितनी है? 2। 7 5 12 और 2 14, बाकी सब यूटी के पास एक है, लद्दाख के पास एक, जम्मू वो चंडीगढ़ के पास एक है, अंडमान के पास एक है, लक्षद्वीप के पास एक है, पौंडीचेरी के पास एक है। इस तरीके से सीटों का आवंटन है। दिल्ली के पास 7 है, जम्मू कश्मीर के पास 5 है। अब सीटों का आवंटन किसके आधार पर कर रखा है? जनसंख्या के आधार पे। वो फॉर्मूला तो वही था, प्रति 10 लाख मतदाता पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। ठीक है, तो ये सदस्य बनाओ। तो उससे कम पे भी बना दो, एक सदस्य देना ही। ऐसे कैसे बना लो? हाँ, रुको थोड़ी देर।
जनसंख्या, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पे। इसका मतलब है जनसंख्या के आधार पे दिया गया है। अब इसमें यूटी जो है उनका प्रतिनिधित्व अगर देखें, जैसे मैंने बता दिया, जम्मू, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दमन दीव, दादर नगर हवेली और अन्य, इसकी 7, 5, 2, अन्य यूटी जो है 5, हर एक की एक एक सीट है। इसके बाद में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें एक सीट है। एक सीट वाले राज्य कितने हैं? 3 है। MNS, क्या ये कौन सा हो सकता है? मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। उसके बाद में 2 सीट वाले राज्य, ये है आपके वही जो बच गए उधर से। कितने बच गए? 3 हो गए, 8 थे अष्टलक्ष्मी, कितने बच गए? 5। लेकिन असम की जगह किसको लेना है? गोवा को, महात्मा गांधी एटीएम। अरे मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। तो मेघालय, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। मणिपुर चाहे मणिपुर पहले कर लो, चाहे मणिपुर बाद में, ठीक है। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एक एक वाला। तो प्रतिनिधित्व किस आधार पे दिया गया है भाई? जनसंख्या के आधार पे दिया गया। अब इसके बाद में इसमें अगर अपन देखें तो निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा में इलेक्शन कैसे होता है? अरे प्रत्यक्ष होता है, ये तो बोलो, तुम वोट देते हो, कैसे होता है? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। और इसके बाद में निर्वाचन डायरेक्ट होता है। और अगला क्या है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल कौन है? भारतीय जनता है, छोटे टाबर भी हैं, भारतीय जनता में आते हैं वो भी। हाँ, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके भारतीय नागरिक, हाँ, मतदाता सूची में तो नाम लिखा जाएगा उनका, अनिवार्य है, मना नहीं कर सकते किसी को भी, ठीक है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके भारतीय नागरिक। 61वें संविधान संशोधन से किया गया था। उससे पहले उम्र क्या थी? 21 वर्ष, ठीक है। निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचन पद्धति क्या है? दुख मत पाओ, इसको लिख के ऐसे कैसे लिखवाऊंगा मैं। निर्वाचक, निर्वाचन पद्धति, मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे होता है? अग्रता ही विजेता है, फर्स्ट पास दी पोस्ट, जो ज्यादा वोट ले आया वो जीत गया, अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। अब राज्यसभा के अंदर तो जो सीटें हैं वो क्या है? पूरी पूरी राज्य की है। इसके अंदर क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र। अब इसका जो एक मतलब ये किसका प्रतिनिधित्व करेगा? तो एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और एक निर्वाचन क्षेत्र जो है उसका निर्धारण कौन करता है? तो परिसीमन आयोग, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो एक लोकसभा क्षेत्र, 1 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इसका निर्धारण डिसाइडेड बाय डिलिमिटेशन कमीशन। निर्धारण कौन करता है? परिसीमन आयोग। निर्वाचन क्षेत्र, डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्रतिनिधित्व लोकसभा में किस आधार पर दिया गया? जनसंख्या के आधार पे।
ठीक है, इसीलिए सभी राज्यों और यूटियों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, यूटी का प्रतिनिधित्व तो इस तरीके से, और उसके बाद में एक राज्य वाले भी खूब सारे हैं। अब राजस्थान कितनी सीटों वाला है? 25। सबसे ज्यादा यूपी कितनी? 80। ठीक है, 2 सीटों वाले भी है, महात्मा गांधी एटीएम। और उधर निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष। निर्वाचक मंडल में कौन है? 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 इयर्स। उसके बाद में मैनर ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन पद्धति कैसी है? तो अग्रताई विजेता, फर्स्ट पास दी पोस्ट। और उसके बाद में निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा है? एक लोकसभा क्षेत्र जिसका निर्धारण परिसीमन आयोग। ठीक है, इलेक्टोरल रीजन, इलेक्टोरल एरिया। अब रुको 1 मिनट, देखने दो मुझे, कोई मतलब नहीं है। लिखो, नेक्स्ट लिखो। लोकसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया। जनसंख्या पहले तो 10 लाख थी, लेकिन अब वो बदल चुकी। थोड़ी देर रुक जाओ तो। ठीक है, लोकसभा में 10 लाख पर एक मेंबर इलेक्ट होता है, तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है। अरे रुको तो थोड़ी देर। देखो, लोकसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पे दिया गया। रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा is given on the basis of population है। अरे रुक जाओ, क्या कौन? अरे जितना कहा उतना लिखो, बस साल नहीं लिखना यहाँ पे। रुक जाओ थोड़ी देर, इंतजार करो। अगला आर्टिकल वही है, आर्टिकल 42 ये डिलिमिटेशन कमीशन। हाँ 82। ठीक है, अब इसमें लिख लो। हाँ, अब उसके बाद में सीधा लिख लो यूटी का प्रतिनिधित्व और राज्य का। ये ऐसे कैसे लिख लो? यूटी का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर है। अब यूटी का प्रतिनिधित्व लिख लो, दिल्ली, इस तरीके से। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन तो यूपीएससी करता है। अरे अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन यूपीएससी कब से करने लग गया? वो उसके लिए पेपर कराता है बस। यूपीएससी सृजन करता है, सेवा बना देगा। कल तो यूपीएससी कह देगा कि हम एक नई सेवा बना रहे हैं, इंजीनियरिंग सेवा। वो पेपर कराने का काम है उसका सिर्फ। लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों के अन्य नामों में अंतर। कोई अन्य नाम नहीं है लोकसभा राज्यसभा के, इनके अलावा सदस्यों के। दोनों के सदस्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एमपी, हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पूरा वैसे लिखना है, आगे लिखते रहो। निर्वाचन, इलेक्शन कैसे होगा? प्रत्यक्ष। निर्वाचक मंडल में मैं बोल देता हूँ, निर्वाचक मंडल तक पहुंच गया क्या? वो लिख लिया क्या? 81 में चल रहा है ये सब। इधर पहुंचो तो बताना। वो लिख लिया क्या नाम सारे राज्यों के? यूपी के आगे लिख सकते हो सर्वाधिक, मैक्सिमम, सर्वाधिक, मैक्सिमम।
स्टेट्स विद 2 सीट्स। ये यार इंग्लिश पढ़ो, तुम्हारे साथ तो बहुत भेदभाव कर देता हूं मैं, हैं? आदत हो गई। पर पता नहीं, मुझे लगता है तुम्हें तो वैसे ही आता है, हैं? नहीं, दिलीप सर कहते थे हमारी क्लास में कि भाई इंग्लिश मीडियम वाले मतलब उनके घर वालों ने उनका बचपन से ध्यान रखा है, हैं? कि अरे पढ़ाई के बारे में ध्यान रखा है कि इनको इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है। अरे बाकी हिंदी मीडियम वालों को तो ठीक है, जा जा भाग यहाँ से, जा स्कूल जा इस मुद्रा में। और इंग्लिश मीडियम वालों को बेटा कम जाओ स्कूल चलते हैं, हैं? मेरा क्या, अब देख लो मेरा कौन सी स्थिति है। चलो ठीक है। यार तुम ये डाउट अच्छे पूछते हो रे बायो वही टेक्नोलॉजी में। सर काय की सेल लेकर माइकल जैक्सन की मृत बॉडी से क्लोन बनाया जा सकता है? अरे माइकल जैक्सन की बॉडी पड़ी है क्या अभी भी, है? वो तो एक सिलेंडर वलेंडर बनाया था ना उसने रहने के लिए, मैंने कभी बचपन में अखबार में पढ़ा था जब वो मरा था तब। सर हाल ही में आई फिल्म बैड न्यूज में दिखाया महिला जुड़वा बच्चे दोनों बच्चे लग्न। तुम ठीक प्रश्न पूछते हो रे। ब्लड डोनेट करना सही है क्या गुरुदेव? इसके सकारात्मक व नकारात्मक फल नारायण हर जगह फैला हुआ है। सर आप 350 साल उम्र की बात कर रहे हो, पर मैं 200 में 20 में दुखी हो गया हो चुका हूँ। है कौन है रे 20 में दुखी होने वाला, है? नारायण नारायण। चलो रे लिख लिया अब तुमने, अरे हाँ निर्वाचन लिख लिया, अब लिखो निर्वाचन मंडल। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके भारतीय नागरिक। हाँ इलेक्टोरल कॉलेज, इंडियन सिटीजन हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके भारतीय नागरिक। 2 प्रत्येक जनगणना के बाद, कब? प्रत्येक जनगणना के बाद, आफ्टर एवरी सेंसस, आफ्टर एवरी सेंसस संसद क्या बनाएगी? एक्ट बनाएगी। संसद क्या बनाएगी? एक्ट बनाएगी। प्रत्येक जनगणना के बाद संसद क्या बनाएगी? एक्ट बनाएगी। और एक्ट बना करके उस एक्ट के माध्यम से केंद्र सरकार को यह शक्ति देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत सरकार को यह शक्ति देगी कि वो क्या करेगा? परिसीमन आयोग का गठन करेगा। परिसीमन आयोग का क्या करेगा? गठन करेगा। डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है? प्रत्येक जनगणना के बाद, आफ्टर एवरी सेंसस संसद क्या बनाएगा? एक्ट बनाएगा। संसद अधिनियम बनाएगा। संसद क्या बनेगा? अधिनियम बनाएगा। और उस अधिनियम से शक्ति मिलेगी किसको? केंद्र सरकार को, क्योंकि आर्टिकल 73 पढ़ा है अपन ने। कार्यपालिका को शक्तियां कहां से मिलती है? विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों से, ठीक है? तो संसद क्या बनाएगा? कानून, एक्ट बनाएगा। उस एक्ट के बाद में केंद्र सरकार क्या करेगी? परिसीमन आयोग का गठन करेगी, ठीक है? अब बताओ परिसीमन आयोग कैसी संस्था है? आर्टिकल 82 में दे रखा है। संवैधानिक है या वैधानिक है? कितने कह रहे हैं संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है? कितने कह रहे हैं वैधानिक है, स्टैट्यूटरी है? और बाकी? और मतलब हद है यार तुम्हारी, साफ साफ मैं इतनी लाइन में समझाता ही क्यों पूरी? पहले क्या बना है? कानून। कानून बनने के बाद में क्या बनी है? संस्था। कैसी हो गई? वैधानिक संस्था है। दिमाग लगाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा ये लाइन का मतलब ये है, प्रत्येक जनगणना के बाद में क्या बनेगा? संसद एक्ट बनाएगा। और उस एक्ट बनने के बाद में क्या बनेगी? संस्था।
यानी कि इस विधि की पालना के लिए क्या बनाया, एक आयोग बनाया। विधि की पालना के लिए बनाए गए आयोग को क्या कहते हैं, वैधानिक आयोग। और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई फैन बट नहीं है। जब बता दिया कि भाई विधि की पालना के लिए बनेगा, मतलब क्या है, वैधानिक। इसमें सीधा सीधा डिलिमिटेशन थोड़ी लिखा है, क्या लिखा है, लाइन क्या लिखी है, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद क्या बनाएगा, अधिनियम। उस अधिनियम से क्या बनेगी, संस्था, आयोग बनेगा। तो कैसा आयोग हो गया। अभी भी तुम में से कई जने, कम से कम 10% लोग ऐसे हैं, जब प्री में आएगा ना कि परिसीमन आयोग वैधानिक है या संवैधानिक है, ये तो आर्टिकल 82 में दे रखा है, तो इसको तो मैं क्या करूंगा, संवैधानिक करूंगा। देखना कई महानुभाव ऐसे निकलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसको सीधा सीधा, क्योंकि अपने क्या रहता है, आर्टिकल 82 ध्यान में रहता है। आर्टिकल 82 में क्या दे रखा है, डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। लेकिन उसके आगे की लाइन क्या है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद क्या बनाएगी, एक्ट, और उस एक्ट से बनेगा परिसीमन आयोग। और इस परिसीमन आयोग के कार्य, क्या कार्य करेगा, ये सीधी सी बात है। परिसीमन आयोग क्या काम करेगा, तो परिसीमन आयोग का काम है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों का निर्धारण, सीटों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेगा ये, लोकसभा और विधानसभा की सीटों का निर्धारण करेगा। दूसरा, लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का भी निर्धारण करेगा। ये क्या करेगा, लोकसभा और विधानसभा के सीटों और क्षेत्रों का, दोनों चीजों का ये क्या करेगा, निर्धारण करेगा। सीट्स का भी और सेगमेंट का भी, रीजन का भी, क्या भी क्या करेगा, ये निर्धारण। ये दोनों काम इसी को दे रखे। ठीक है, ये दोनों काम इसी के, कि भाई लोकसभा विधानसभा की सीटें और क्षेत्रों का निर्धारण, दोनों काम किसका जिम्मेदारी है, हाँ इसकी जिम्मेदारी। तीसरा काम क्या है, एससी एसटी सीटों का निर्धारण। एससी एसटी की सीटें कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, उनका भी निर्धारण कौन करेगा, परिसीमन आयोग करेगा। ठीक है, तो निर्धारण करने का काम है। ठीक है, जैसे राजस्थान के अंदर कितनी सीटें होगी, 200, एमएलए वाली और एमपी वाली 25। काम किसका है, परिसीमन आयोग। अब 200 किस आधार पे, तो जनसंख्या के आधार, 25 किसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। अब जैसे जयपुर है, तो जयपुर के अंदर 8 सीट है, कितनी है, 8। जैसलमेर में 1 है, जैसलमेर जिले में कितनी सीट है, 1 सीट है। बीकानेर जिले में 2 सीट है, जयपुर में 8 सीट। अब ये 8 जयपुर में क्यों रखी, जैसलमेर में 1 क्यों रखी, इसका निर्धारण कौन करेगा, परिसीमन आयोग। किसके आधार पे, जनसंख्या के आधार। ठीक है, और हर जनगणना के बाद में क्या बनाया जाएगा, परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। अब इसने जो कार्य कर दिया, इसके कार्य को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसको क्या नहीं कर सकते, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। उसके बाद में केंद्र सरकार ये जब अपना काम करके देता है, तो इसकी जो रिपोर्ट है उसको लोकसभा और विधानसभा में पेश किया करे। लोकसभा और विधानसभा में क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी, विधानसभा में रखा जाता है। ठीक है, एक तो न्यायालय में चुनौती नहीं, और रिपोर्ट यहाँ पे पेश की जाएगी। इसके बाद में इसकी संरचना क्या होती है, इसके अंदर लोग कौन होंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी संरचना। तो इसकी संरचना में जो इसका अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए। अध्यक्ष कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज, रिटायर्ड। ठीक है, दूसरा इसके सदस्य, इसके सदस्य कौन होंगे, तो सीईसी, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, इसका पदेन सदस्य होगा। इसका क्या होगा, ये पदेन सदस्य, कि जो भी व्यक्ति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर है, वो ऑटोमेटिकली परिसीमन आयोग का क्या बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। ठीक है, तीसरा
इसमें सदस्य कौन होंगे? तो उस राज्य का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी इसका सदस्य होता है। ठीक है, तो ये कि भाई प्रत्येक जनगणना के बाद में संसद क्या करेगी? एक्ट बनाएगी। एक्ट बनाएगी, एक्ट से क्या बनेगा? परिसीमन आयोग बनेगा। और ये जो परिसीमन आयोग बना है, इसका कार्य क्या होगा कि लोकसभा में सीटों का निर्धारण, क्षेत्रों का निर्धारण और SC ST सीटों का निर्धारण करेगा। इसके कार्य को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसकी रिपोर्ट को लोकसभा और विधानसभा में रखा जा सकता है। बस संसद, इसमें कोई, ये जो सदन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये जो सदन है ना, कोई परिवर्तन नहीं। वर्तन सलाह तो ले ही सकती है किसी मामले में, सरकार थोड़ी करेगी कुछ काम। सरकार किस में सलाह लेगी? ये काम सरकार का नहीं है। किसका है? परिसीमन आयोग का, जिसमें कौन बैठा है? रिटायर्ड जज बैठा है सुप्रीम कोर्ट का। सरकार का इसमें क्या लेना देना? सरकार बस रिपोर्ट देखेगी। सरकार को कहीं सलाह लेने का जरूरत? अरे कौन काम कर रहा है? सीटों का निर्धारण कौन करेगा? परिसीमन। अरे रुक जाओ, इसको पूरा लिपापोती करूंगा मैं, तब लेना फोटो। ठीक है, अभी तो शुरू किया है। ठीक है, तो सीटों का निर्धारण, यहाँ पे क्षेत्रों का निर्धारण, उसके बाद में सीटों का, उसके बाद में ये न्यायालय में चुनौती नहीं। ये सदन सिर्फ क्या कर सकता है? देख सकता है, पटल पे रख सकता है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उसके बाद में कौन करके दे रहा है काम? तो इसकी संरचना में अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज। सदस्य कौन होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और राज्य में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। हर जनगणना के बाद होगा। तो पहली जनगणना कब हुई? 1951 में हुई। जनगणना कब हुई? 1951 में हुई। अब 1951 में जब जनगणना हुई तो फिर एक्ट बना। तो फिर संसद ने क्या बनाया? एक्ट। और एक्ट के बाद में बना परिसीमन आयोग। 1951 में आजाद होने के बाद में पहली जनगणना हुई। 1952 के अंदर क्या बना? एक्ट। 1952 में बन गया परिसीमन आयोग। पहले 489 सीट थी। कितनी सीट थी? 489 सीट थी। उसके बाद में फिर जनसंख्या बढ़ी। 10 साल बाद में 1961 में क्या आया? एक्ट, सॉरी, जनगणना हुई। 1962 में फिर क्या बनाया? एक साल में आंकड़े आए, 1962 में बना दिया एक्ट। और फिर 1963 में क्या बना? परिसीमन आयोग। थोड़ा लेट बना था, ठीक है। परिसीमन आयोग बना, फिर इसने सीटों की संख्या बढ़ाकर 508 कर दी, सीटें बढ़ गई। उसके बाद में फिर तीसरी जनगणना कब हुई? 1971। 1972 में कानून बना और फिर 1973 में बना तीसरा परिसीमन आयोग। लेकिन तीसरा जैसे बना, देश में बवाल मच गया कि यूपी वाले तो जनसंख्या, बिहार वाले बढ़ाने में लगे हुए और साउथ वाले बेचारे क्या कर रहे हैं? नसबंदी जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, परिवार कल्याण जैसे कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये फिर नॉर्थ इंडिया वालों का ही प्रतिनिधित्व होगा, साउथ वालों का नहीं होगा। इसके कारण देश में ये माहौल खराब हो गया और साउथ इंडिया वालों ने कहा साहब ऐसे पार नहीं पड़ेगी, और इन्होंने इसका किया भयंकर विरोध। तो फिर कहा चलो चलो एक बार मानो तो सही कि नहीं मतलब नहीं, किसी भी स्थिति के अंदर हम इन सीटों को बढ़ने नहीं देंगे। अगर इसी तरीके से बढ़ा तो हमारा प्रतिनिधित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हो गई, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। उनके प्रतिनिधित्व मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। इन लोगों का प्रतिनिधित्व, अब यूपी की 80 सीटें हैं। अब मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? 80 है। अब पूरा नॉर्थ मिला लो, जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, अकेला कौन है? यूपी। अगर यूपी के हित की बात है कोई और इनसे इसके हित टकरा रहे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वालों से, तो एक तरफा बिल पास कर देंगे। वो क्या कर लेंगे? राज्यसभा में 31 आती है, राजस्थान की 10 है। ठीक है, इस तरीके से तो प्रतिनिधित्व बढ़ रहा था। साउथ वालों को लगा नॉर्थ वाले काम खराब कर देंगे। विरोध हुआ, फिर किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। और इससे एक चीज फिक्स कर दी। इससे क्या कर दी? कि बस अगले 25 वर्षों तक, जैसे मैंने आपको कल इकोनॉमिक सर्वे में TFR पढ़ा रहा था, किसी ने पढ़ा हो तो, टोटल फर्टिलिटी रेट, जैसे राजस्थान की 2.0 आ गई है पूरे देश के बराबर। TFR की भाई जो भी महिला जो बच्चे को जन्म देगी भविष्य के अंदर होगा ना आने वाले, तो भारत में हर एक जो महिला है जो बच्चे देने योग्य है वो 2 बच्चों को जन्म देगी।
अभी भी यूपी बिहार वालों की रेट 2.35 है, वो ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है। और साउथ इंडिया वालों की 1.2 तक आई हुई है कईयों की, यानी कि एक महिला एक ही बच्चे को जन्म दे रही है साउथ इंडिया में, और यूपी वाली 2 से 2.5 एवरेज निकल रहा है, ऐसे नहीं, आधा नहीं, ठीक है। तो उस तरीके से तो ये चीजें हो रही है, ठीक है, 2 से 2.5। तो ये जो है कि भाई वो तो जनसंख्या पे कंट्रोल कर रहे हैं बेचारे, और ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ा विवाद का विषय हुआ। विवाद का विषय हुआ तो कहा कि ठीक है साहब, अब जो संख्या है उसे बढ़ाया नहीं जाएगा। अब तो करने दो, इसके बाद में संख्या को बढ़ाया नहीं जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन से कह दिया कि अगले 25 वर्षों तक जो सीटों की संख्या है उन्हें फिक्स रखा जाएगा। सीट जो है वो क्या कर दी, फिक्स कर दी। कब तक, 2001 तक के लिए। 76 में किया था कि भाई तीसरा परिसीमन तो हो गया, अब चौथा परिसीमन आयोग कब बनेगा, 2001 के बाद बनेगा। 2001 से पहले बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। सीटों को क्या कर दिया, फिक्स, सारे के सारे क्या हो गए, राज्य हो गए, ठीक है। जो भी सीटें हैं उनकी संख्या निर्धारित कर दी गई 1971 सॉरी 2001 तक के लिए। कब तक के लिए फिक्स कर दी गई, 2001 तक के लिए। और जो सीटों की संख्या है वो 1971 की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि 72 में जो परिसीमन बना उसने किसके आंकड़े को यूज किया, 1971 की हर 10 साल पे जनगणना होती है, 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 और अभी वाली कोविड के कारण पेंडिंग चल रही। हर 10 साल पे जनगणना, प्रत्येक जनगणना के बाद, और जनगणना हर 10 साल पर। तो सीटों की संख्या किसके हिसाब से निर्धारित कर दी, 1971 की। जितनी 1971 में पॉपुलेशन है उसी आधार पर 2001 तक सीटों में काम चलाया जाएगा, और 2001 में जो सरकार बनेगी वो अपने हिसाब से देखेगी। अब 2001 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, ठीक है। मैं तुम्हारी क्लास 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सर को मैं बोल दूंगा, वो ब्रेक लंबा हो जाएगा। बायोटेक की तो 6 बजे तक है क्या मेरी, अरे वाह, 7 बजे तक है मेरी, 6 बजे तक है क्या मेरी, अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, मजा ही आ गया है। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 42वां, हाँ मेरी होगी, क्योंकि मेरी वो वाली क्लास नहीं है। हाँ मैं 2 बजे नहीं आया था ना, 2 से 5 थी, 3 से 6 हो गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो सीटों की संख्या क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई। क्यों करी गई, क्योंकि जनसंख्या को लेकर के विवाद बढ़ गए थे। उसके बाद में 2001 में सरकार बनी। अब 2001 में सरकार बनी, मतलब सरकार चल रही थी अटल बिहारी वाजपेयी की। अब समस्या थी कि ये बात आ गई, क्योंकि सीटें तो कब तक के लिए फिक्स थी, 2001। अब वही था कि भाई वो होता है ना कि वो पूछता है कि 2 बटन है, कौन सा, लाल वाला बटन, हाँ दबा दिया, नहीं दबा। अब बात वही, लाल बटन है, इसको दबाए तो दबाए कौन, क्योंकि विस्फोट होगा। जनसंख्या भयंकर रूप से बढ़ चुकी है 1971 से, आज की जनसंख्या 2001 में, फिर आगे जनसंख्या भयंकर रूप से क्या हुई है, बढ़ी है। क्योंकि पहले तो क्या होता था, युद्ध वगैरह होते थे तो जनसंख्या कम हो जाती थी, बीमारियां लग जाती थी, तो लोग यूं सलट जाते थे, काल पड़ गया, कई सलट गए, डेंगू वो क्या प्लेग फैल गया, कई सलट गए। उसके बाद में मेडिकल फैसिलिटीज भी विकसित हो गई है, लोग उतने ज्यादा मर भी नहीं रहे, और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही। तो 2001 में समस्या आई। अब क्या करें, तो फिर कोई इसको छेड़ना नहीं चाहता, फिर किया 84वां संविधान संशोधन 2001। और इससे पहली चीज तो ये की गई कि ये जो सीटों की संख्या फिक्स की गई थी ये फिक्स ही रहेगी, सीट्स फिक्स रहेगी। कब तक, 2026 तक। 2026 तक क्या रहेगी, सीटें फिक्स रहेगी, ठीक है। पुनर्निर्धारण सीटों का नहीं किया जाएगा। ये काम क्या, निर्धारण करना है, डिटर्मिनेशन। तो सीटों का निर्धारण नहीं किया जाएगा, लेकिन जनसंख्या अनइवन रूप से बढ़ी है। भारत में जो जनसंख्या है वो एक रूपता से नहीं बढ़ी है। 1991 से पहले जो जनसंख्या थी वो समान रूप से बढ़ रही थी। 1991 से पहले का अगर भारत देखोगे आप, तो जनसंख्या पूरे देश में एक समान रूप से बढ़ रही है, हर गांव में जनसंख्या बढ़ रही है।
हर शहर में जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन 1991 जब से एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद में क्या हुआ है कि कुछ जगहों पर जनसंख्या अचानक से बढ़ी है। अपने को देख लो, अपने में से अधिकांश लोग जयपुर के नहीं हैं, लेकिन कहां पे आके बस गए हैं? जयपुर में आके बस गए। तो अपने क्षेत्रों वाली जनसंख्या तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन किसकी बढ़ गई? जयपुर की बढ़ गई। जयपुर की जनसंख्या, नेचुरल सी बात है, जयपुर शहर की जनसंख्या 80 लाख हो रही है। क्या 80 लाख जयपुर की है? क्या आज से 50 साल पहले ये जयपुर में थे क्या? इनके पूर्वज नहीं थे, सब इधर उधर थे। लेकिन आज जयपुर की जनसंख्या क्या हो गई है? बढ़ गई। क्या बीकानेर की जनसंख्या उसी रेट से बढ़ी है? क्या उतनी बढ़ी है क्या जितनी जयपुर की बढ़ी है? नहीं, जितनी जनसंख्या जयपुर की बढ़ी है उतनी बीकानेर, जोधपुर या आसपास के जैसलमेर उस क्षेत्रों की नहीं बढ़ी। तो जो क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज हुई है उनकी जनसंख्या अचानक से बढ़ गई है। दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई है, बेंगलोर की जनसंख्या बढ़ गई है। हर राज्य के अंदर दो दो चार चार ऐसी सिटीज हैं जिनकी जनसंख्या भयंकर रूप से क्या हो गई है? बढ़ गई है, और बाकी सब सामान्य रूप से बढ़ रही है। तो अब जैसे बीकानेर की जनसंख्या जो है वो 4 लाख से 6 लाख हुई है, मान लो 4 लाख से कितनी हुई है? 6 लाख हुई है 20 साल में। और जयपुर की जनसंख्या 4 लाख से 40 लाख हो गई। कितनी हो गई? 4 लाख से 40 लाख हो गई। तो इनका भी एक प्रतिनिधित्व हो और इनका भी, ये तो सही नहीं है। ये सही है क्या? ये सही नहीं है। लेकिन आप सीटों की संख्या बढ़ा नहीं सकते। सीटों की संख्या तो क्या कर दी? फिक्स कर दी। सीटों की संख्या फिक्स है कि नहीं है? उनको बढ़ाया जा सकता है क्या? नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन जनसंख्या तो ऊपर नीचे हो रखी। जनसंख्या क्या है? अब मान लो राजस्थान है, राजस्थान की कितनी सीटें? 25 सीट है भाई, फिक्स है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन पता चला जयपुर में तो इधर इधर के इधर के इधर के इधर के सब जगह कहां पे आ चुके हैं लोग? जयपुर में। इधर तो उतनी जनसंख्या बढ़ी नहीं है जितनी किसकी बढ़ गई? जयपुर में। अब जयपुर गई एक एमपी है, और इधर पाली है मान लो, इसका भी एक एमपी है। इस एमपी के पास तो 10 लाख की जनसंख्या है, और इस एमपी के पास 40 लाख 60 लाख की क्या जनसंख्या है। तो क्या ये विकास बराबर करा सकते हैं क्या? इस एमपी के पास तो एक जने को देने के लिए 50-100 रुपए पाती आ रहे हैं 5 करोड़ में से, और इसके पास आ रहा है 2 रुपए 2.5 रुपए। तो क्या ये बराबरी से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये गड़बड़ है। तो कहा कि 84वें संविधान संशोधन से क्या कहा? सीटों की संख्या को तो फिक्स रखेंगे, लेकिन ये जो सीटें हैं 25 सीटें रखेंगे पूरे राजस्थान में। कितनी? 25। लेकिन क्षेत्रों को इस तरीके से बांटा जाएगा कि समान रूप से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो जाए। जयपुर को 2 हिस्सों में कर दो, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर। अब जैसलमेर बाड़मेर उनकी जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी है, तो जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा मिला के कर दो 1 सीट। वो 1 सीट 20 लाख का प्रतिनिधित्व करेगी, तो जयपुर की भी 1 सीट 20 लाख का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है? इधर भरतपुर धौलपुर मिला दो, या करौली धौलपुर की सीटें मिला दो। इन दोनों की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? लगभग समान सी हो जाएगी। यानी कि जो सीटें हैं उनका क्या कर दो? री एडजस्टमेंट, पुनः समायोजन कर दो। सीटों तो कितनी रखेंगे? 25 की 25 रखेंगे, लेकिन ऐसा प्रयास किया जाए, इस तरीके से गांवों को बांटा जाए कि भाई एक क्षेत्र के ऊपर ज्यादा दबाव ना बने। इसीलिए आप देखो राजसमंद सीट, डेगाना नागौर के अंदर आता है, मेड़ता नागौर के अंदर आता है, लेकिन एमपी के चुनाव में उनका वोट लगता है राजसमंद। कहां लगता है? राजसमंद। क्योंकि पॉपुलेशन का क्या किया गया है? एडजस्टमेंट किया गया। राजसमंद की सीट जो राजसमंद के साथ पाली, नागौर, अजमेर हर क्षेत्र को मिलाकर के बनाई गई। ठीक है? तो इसके माध्यम से क्या कहा गया? पुनर्समायोजन। अब राजस्थान में है तो 200 की 200 एमएलए की सीट, लेकिन क्या जयपुर में 40 लाख लोगों पर 2 ही एमएलए होंगे क्या? नहीं। तो इसलिए इनके एमएलए को संख्या की गई है 8। बीकानेर में 2 ही हैं, उदयपुर में 2 ही हैं, जोधपुर में 4 कर दिए। ठीक है? जैसलमेर में 1 ही है, भरतपुर शहर में 2 कर दिए गए, वैसे शहर में 1, वैसे 2 कर दिए गए। ठीक है? तो कुल मिलाकर के पुनर्समायोजन, सीटों की संख्या बढ़ाई
नहीं जाएगी, लेकिन पुनर्समायोजन किया जाएगा। पुनर्समायोजन समझ गए क्यों करने की जरूरत पड़ी पुनर्समायोजन? क्योंकि जनसंख्या अनइवन रूप से बढ़ी है, सब जगह समान रूप से नहीं बढ़ी। ठीक है, तो इसमें सीटों की संख्या फिक्स रखी। दूसरा काम क्या किया? पुनर्समायोजन। सीटों क्या करेंगे? पुनर्समायोजन, री एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब पुनर्समायोजन करेंगे तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? परिसीमन आयोग बनाना पड़ेगा। इसीलिए फिर 2002 के अंदर एक्ट बना और 2002 में ही परिसीमन आयोग का गठन किया गया। अरे बैठे रहो, 5-7 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं तो हिल जाएगा। ठीक है, तो सीट्स क्या रहेगी? फिक्स, लेकिन उनका क्या किया जाएगा? रीएडजस्टमेंट किया जाएगा। अब रीएडजस्टमेंट करने के लिए जनसंख्या तो गिननी पड़ेगी ना, देखनी पड़ेगी कि जयपुर की कितनी है, किन किन क्षेत्रों को मिलाया जाए। उसके लिए उन क्षेत्रों को क्या चाहिए? जनगणना। अब 2001 में संविधान संशोधन कर रहे हैं, तो कौन सी जनगणना है? एक वाली थोड़ी आई है, एक वाली 1-2 साल बाद आती है। तो इसमें यूज करने की बात की गई 1991 वाली, 1991 वाले सेंसस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखो, जनगणना के अंदर वैसे तो जातीय जनगणना नहीं होती है, लेकिन SC ST की जातीय जनगणना की जाती है, और इसका काम SC ST की सीटों का निर्धारण करना भी। तो इसमें कहा गया कि SC ST की सीटों का तो पुनर्निर्धारण ही किया जाएगा। SC ST सीट्स का तो क्या किया जाएगा? पुनर्निर्धारण, रीडिटर्मिनेशन। क्या किया जाएगा? रीडिटर्मिनेशन किया जाएगा। ऐसी सीटों क्या करेंगे? पुनर्निर्धारण करेंगे, री डिटर्मिनेशन किया जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे याद है कि भाई 2006 के अंदर 2004 और वाले चुनाव थे ना, जनरल इलेक्शन, यूपी की सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसके अंदर हमारे बीकानेर से जीते थे धर्मेंद्र, बॉबी देओल, सन्नी देओल के फादर। उसके बाद में 2008 में वो सीट हुई है क्या? SC, अर्जुन राम जी मेघवाल लगातार जीतते आ रहे हैं। इसका मतलब है 2008, क्योंकि इस परिसीमन ने अपनी सिफारिशें दी थी 2008 में, और 2009 वाले चुनाव से वो लागू हुई है। तो पहले वो सीट SC नहीं थी, उसके बाद में उस सीट को SC सीट किया गया, यानी कि SC ST सीटों का पुनर्निर्धारण हुआ है। पहले जो SC सीट थी वो नहीं होके दूसरी सीट को SC सीट बनाया गया। ठीक है, तो इसको क्या काम दिए गए 84वें को कि भाई सीटों की संख्या तो फिक्स रखनी है 2026 तक, उसमें परिवर्तन नहीं है। राजस्थान में 25 है तो 25 ही रहेगी, यूपी में 80 है तो 80 रहेगी, MLA की सीटें 200 है तो 200 ही रहेगी। ठीक है, लेकिन क्या करना है? उनका पुनर्समायोजन, रीएडजस्टमेंट। क्यों करना पड़ रहा है? कारण समझ गए कि जनसंख्या ऊपर नीचे हो गई है। उसके बाद में SC ST सीटों का क्या किया गया? पुनर्निर्धारण, इनका तो रीडिटर्मिनेशन ही किया गया। इसके बाद में थोड़े साल बीते, अब थोड़े साल बीते, फिर पता चला कि अरे यार, अपने तो नई जनगणना हो गई 2000, कौन सी वाली? अरे एक वाली, इसमें 1991 के सेंसस की बात की गई है ना, लेकिन तब तक पता चला किसकी जनगणना के आंकड़े आने शुरू हो गए? 2001 वाले। तो फिर किया गया 87वां संविधान संशोधन, और उससे कहा गया कि अब ये जो चौथा परिसीमन आयोग बना है, फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन, ये 2001 के सेंसस के आंकड़ों का प्रयोग करेगा। किसके आंकड़ों का प्रयोग करेगा? 2001 के सेंसस के आंकड़ों का प्रयोग करेगा। ठीक है, और पहला परिसीमन आयोग 1952, दूसरा, तीसरा और चौथा एक्ट तो तब तक बने, और उन एक्ट के बाद में परिसीमन आयोग 52 में एक्ट बना, 52 में ही परिसीमन, 62 में एक्ट बना, 63 में परिसीमन, 72 में एक्ट बना, 73 में परिसीमन, 2002 में एक्ट बना और 2000 परिसीमन का गठन किया गया। ठीक है, अब इसके बाद में 2002 चौथा परिसीमन आयोग अपने देख लेते हैं। फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन, अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस कुलदीप सिंह। जस्टिस
जस्टिस कुलदीप सिंह क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। और इन्होंने 2009 में अपनी सिफारिशें दी और सीटों का क्या कर दिया, निर्धारण कर दिया। 2002 में बने थे, 2009 में रिपोर्ट दी इन्होंने, और इनकी रिपोर्ट को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और ना ही इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर रिपोर्ट दी और इसमें SC ST सीटों का निर्धारण करना था। बाकी तो क्या है, आपने जैसे बांट दी वैसे बांट दी। तो इंडिया में और राजस्थान में SC के लिए 84 सीट, ST के लिए 47 सीट। राजस्थान में SC और ST, SC के लिए 4 सीट, ST के लिए 3 सीट देश में की गई। ठीक है, इस तरीके से अब ये परिसीमन हो गया। और इसने 6 राज्यों का परिसीमन नहीं किया। किसका नहीं किया, 6 राज्य ऐसे थे जिसका इसने परिसीमन नहीं किया था। छह ऐसे स्टेट थे जिसका इसने परिसीमन नहीं किया। 6 स्टेट्स का, 6 कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, झारखंड। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और झारखंड। उसके बाद में अरुणाचल और असम। चलो ये बाद में लिखवा दूंगा मैं, इतना ज्यादा हो गया, थोड़ा सा लिख लो पहले। ठीक है, 2A 2J नागालैंड और मणिपुर, उनके नहीं हुए थे, ये अपन लिख लेंगे। चलो है, और थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा तो नहीं है वैसे है। फोटो ले रहे हो क्या, तो ये 6 भी लिख ही दूंगा, जम्मू झारखंड, उसके बाद में असम अरुणाचल नागालैंड और मणिपुर। ऐसे लिख लो तो खेल खत्म है। लिखवा दूं अभी, फिर भूल जाओगे। ब्रिजमोहन, आपने राष्ट्रपति पद की योग्यता में लिखवाया कि वो लोकसभा सदस्य है। तो अगर राज्यसभा सदस्य को राष्ट्रपति निर्वाचित कर दे तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता कैसे प्राप्त करेगा। सर बीकानेर में तो एक ही है, हाँ बीकानेर में तो एक ही है MP, तो MLA 2 हैं, बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम, उन 200 की बात कर रहा हूँ मैं। रुको भाई, एक डाउट आया, वो मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। हो गया ही, देखो एक सवाल है कि भाई आपने राष्ट्रपति में लिखवाया है कि वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखना चाहिए, योग्यता रखना चाहिए। अगर वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है तो क्या उसको राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। अब देखो बात यही है कि कोई व्यक्ति जो RS बनने की योग्यता रखता है, क्या उसे IAS नहीं बनाया जा सकता, क्या वो UPSC का पेपर नहीं दे सकता, क्या दिक्कत है। दोनों की योग्यताएं अलग अलग है। जरूरी थोड़ी ये ऐसा थोड़ी है कि जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता, हो रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की योग्यता समान भी तो हो सकती है। अभी योग्यता पढ़ेंगे, योग्यता पढ़ी थोड़ी है इनकी, वहां पे सिर्फ एक शब्द दिखा है। अब ये बात तो वही होगी कि भाई RS के लिए योग्य और UPSC के लिए योग्य नहीं हो। जैसे कोई 33 साल का जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है तो वो आप नीचे, ठीक है। तो एक काम करो, तुम ब्रेक लो तो मैं लिखवा, इसको लगे रहने देना, ब्रिजमोहन जी इसको सेव रखना, मारो।